Hello everyone, I'm your teacher Harjeet and today we are going to discuss about nature of intelligence and its assessment. You often come across the term intelligence in everyday life. We generally use this term whenever we find somebody doing something very good which goes beyond our expectation. तो ऑफ़न हम ये वर्ड का यूज़ करते हैं और टर्म का यूज़ करते हैं इंटेलिजेंस लोगों के लिए. We generally use this term whenever we find somebody doing something very good. इस टर्म का यूज़ हम जनरली कब करते हैं जब हम कुछ अलग होता हुआ देखते हैं, और जब हम कुछ अलग होता हुआ देखते हैं तो हम ये वर्ड यूज़ करते हैं इंटेलिजेंस. मान लो एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं आपको कि हमने किसी छोटे बच्चे को देखा जो अपनी एज से कुछ अलग काम कर रहा है. एक छोटे बच्चे का डांस स्किल्स उसकी एज के बच्चों से काफ़ी अच्छा है, तो हम उस बच्चे के लिए वर्ड यूज़ करते हैं इंटेलिजेंट. अगर कोई छोटा बच्चा मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है, अपनी एज से बच्चों से ज़्यादा अच्छा कर रहा है, तो हम टर्म यूज़ करते हैं कि ये इंटेलिजेंट है. इंटेलिजेंस इज़ वन ऑफ द साइकोलॉजिकल टर्म यूज्ड क्वाइट फ्रीक्वेंटली इन वेरियस सेटिंग्स. जो इंटेलिजेंस है वो एक साइकोलॉजिकल टर्म है जो यूज़ किया जाता है बहुत फ्रीक्वेंटली वेरियस सेटिंग्स में. एग्जाम्पल स्कूल में यूज़ होता है ये वर्ड. हु कैन बी कॉल्ड इंटेलिजेंट? किसको हम इंटेलिजेंट बोलेंगे? द वन हु गेट्स हाईएस्ट मार्क्स इन एग्जामिनेशन. जिसको हाईएस्ट मार्क्स मिलते हैं एग्ज़ाम के अंदर उसको इंटेलिजेंट बोलेंगे. दैट पर्सन हु अर्न मैनी एजुकेशनल डिग्रीज, उस इंसान को बोलेंगे जिसके पास बहुत सारी डिग्रीज़ हैं, जिसने बहुत सारी डिग्री हासिल कर ली है. इज़ द डॉक्टर मोर इंटेलिजेंट? क्या डॉक्टर ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है? क्या इंजीनियर ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है? क्या आर्टिस्ट इंटेलिजेंट होते हैं या लॉयर इंटेलिजेंट होते हैं? हम किसको इंटेलिजेंट बोल सकते हैं? One many answers these question in different ways depending on the meaning of intelligence. इनके आंसर हमें तभी पता चलेंगे जब हमें इंटेलिजेंस का मीनिंग पता चलेगा कि इंटेलिजेंस होती क्या है. इंटेलिजेंस इज़ मच मोर देन गेटिंग डिग्रीज. इंटेलिजेंस का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आपके पास बहुत सारी डिग्रीज हों. इंटेलिजेंस रेफर टू मल्टी फेज एप्टीट्यूड ऑफ पीपल. इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि मल्टी फेस एप्टीट्यूड ऑफ पीपल, कि लोगों का डिफरेंट डिफरेंट एप्टीट्यूड के अंदर क्या बोल सकते हैं, ज्ञान ज़्यादा हो. जैसे किसी का लैंग्वेज के अंदर हो सकता है, किसी का रीजनिंग के अंदर हो सकता है, किसी का म्यूज़िक के अंदर हो सकता है, किसी का एक स्पेसिफिक एरिया में भी हो सकता है और किसी का सभी में भी हो सकता है. कोई बोलने में अच्छा हो सकता है. तो मल्टी फेस्ड एबिलिटीज़ ऑफ पीपल, जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो मल्टी फेस्ड होते हैं. जो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं दे आर ऑल्सो मल्टी फेस्ड. तो इंटेलिजेंस रेफ़र करती है, इस वर्ड को याद रखना, मल्टी फेज एबिलिटीज़ ऑफ पीपल. नेक्स्ट टाइम कोई अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस, तो आप सिर्फ ये भी बोल सकते हैं मल्टी फेज एबिलिटी ऑफ पीपल्स. दैट्स इट. इट गेट एक्सप्रेस्ड इन मैनी वेज. इसको बहुत तरीक़ों से एक्सप्रेस किया जाता है. इट कम्स इन मैनी फॉर्म. ये बहुत फॉर्म्स में भी आता है. सम पीपल आर गुड इन स्टडीज़. कुछ लोग स्टडीज़ में अच्छे होते हैं. सम आर गुड इन रिपेयरिंग मशीन्स. आपने कुछ को देखा होगा कि वो मशीन्स रिपेयर करने में अच्छे होते हैं. अब जैसे बहुत से बच्चे होते हैं बचपन में ही उनको ये जिज्ञासा होने लगती है कि टीवी कैसे बनी हुई है. घर में पुरानी टीवी होगी उसको खोल के देखेंगे अंदर से. पुराना टेलीफोन पड़ा हुआ होगा उसको अंदर से खोल के देखेंगे. पुराने मोबाइल्स को खोल खोल के देखेंगे कि इसके अंदर क्या है. सम आर गुड इन एक्टिंग एंड सम आर ग्रेट इन स्पोर्ट्स. कुछ एक्टिंग में अच्छे होते हैं, कुछ स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं. आपके घर में भी होंगे कोई लोग जो एक्टिंग में बहुत अच्छे होते हैं. आपके घर में आसपास ऐसे बच्चे होंगे जो स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं. आप नॉर्मली एग्जाम्पल भी देख सकते हो कि स्पोर्ट्स में कौन सा क्रिकेटर ज़्यादा अच्छा है, तो फिर वो उसी स्ट्रीम को चुनते हैं जो उनको पसंद आती है बचपन में. पीपल आर वेरी गुड इन वन सब्जेक्ट एंड एवरेज इन अदर सब्जेक्ट.
कुछ लोग एक सब्जेक्ट में इतने अच्छे होते हैं कि उनके बहुत बढ़िया नंबर आते हैं, और कुछ और सेम पर्सन दूसरे सब्जेक्ट में बिल्कुल बेकार परफॉर्मेंस देता है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट इंटेलिजेंस इज़ फंक्शनल. इंटेलिजेंस फंक्शनल होती है. इट इज़ यूज्ड, ये यूज्ड होती है टू बी समथिंग एंड टू अचीव समथिंग. कुछ भी अचीव करने के लिए, सिंपल बात में अगर हमें कुछ अचीव करना है तो इंटेलिजेंस फंक्शनल होगी, उससे रिलेट करेगी, वो यूज़ करी जाएगी, वो इस्तेमाल करी जाएगी. जैसे मान लो कि कोई इंसान इंटेलिजेंट है, अब वो लॉजिक लगाकर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा, दैट पर्सन इज़ इंटेलिजेंट. तो इंटेलिजेंस फंक्शनल भी हो गई और यूज्ड भी हो गई. In psychology, the term intelligence has been defined in many ways. Psychology में जो term intelligence है उसको बहुत तरीक़ों से define किया गया है. One of the earliest definition of intelligence was given by Binet. जो earliest definition दी थी वो Binet और Simon ने दी थी in 1905, who defined इट एज़ द एबिलिटी टू जज वेल. उन्होंने उसको डिफ़ाइन किया कि लोग अच्छे तरीके से जज कर पाते हैं सिचुएशन को. कोई भी सिचुएशन आ जाए वो उस सिचुएशन में अपना माइंड यूज़ करते हैं और चीज़ों को अच्छे से जज करते हैं. टू अंडरस्टैंड वेल, उनको सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, यानी वो अपने लॉजिक्स लगा सकते हैं वहाँ पे. एंड टू रीज़न वेल, किसी भी चीज़ के होने के रीज़न्स को बता सकते हैं कि इस चीज़ के होने के पीछे का कारण एक्चुअली में क्या है. तो अकॉर्डिंग टू बिनेट और सिमोन, वो लोग इंटेलिजेंट होते हैं जिनके अंदर जज करने की एबिलिटी होती है, अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी होती है, रीज़न करने की एबिलिटी होती है. अब इंटेलिजेंस जो है वो पैदाइशी भी होती है, लेकिन आप भी इंटेलिजेंट बन सकते हैं. कैसे? अगर आपके अंदर जज करने का पावर आ जाता है, अंडरस्टैंड करने का पावर आ जाता है और रीज़न देने का पावर आ जाता है. वो कब आता है? जब आप प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझना शुरू करते हैं और स्किल्ड होना शुरू करते हैं. जो लोग स्किल्स को गैदर करना शुरू करते हैं उनके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. तो ये जन्मजात भी किसी को मिली हुई हो सकती हैं, किसी को सीखनी भी पड़ती हैं. मोस्ट ऑफ द ये सीखनी पड़ती हैं. One of the most popular definition of intelligence was given by Wechsler, who defined it as the aggregate of global capacity of the individual to act purposefully, to think rationally and to deal with effectively with the environment. मतलब अगर हम देखें सारे संसार में एक ग्लोबल कैपेसिटी होती है. ऐसा नहीं है कि इंडियन लोगों के अंदर ही होगी, सारे संसार में ये कैपेबिलिटी सारे इंडिविजुअल्स में होगी जो एक्ट करती है एज ए पर्पसफुली. टू थिंक मतलब हम जिस तरीके से सोचते हैं, सोचने का मतलब ये है कि आप किस तरीके से प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हो रैशनली, कितना लॉजिक्स लगाते हो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. एंड टू डील इफ़ेक्टिवली विद द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट में होने वाले इश्यूज़ को कितना इफ़ेक्टिवली डील करते हो. एज एन एग्ज़ाम्पल, जैसे कचरा हर कोई देख रहा है आसपास में, अब उस कचरे का ग्रेट यूज़ कैसे हो सकता है, उसको इफ़ेक्टिवली यूज़ में लेकर आना और कुछ नया शुरू कर देना. तो दैट्स ऑल्सो कम अंडर रीजनिंग, इफ़ेक्टिवनेस ऑफ एनवायरनमेंट और पर्पसफुल हो गया ये. एक एग्ज़ाम्पल आपको देती हूँ. यहाँ पे एक एड मैंने देखा था रिसेंटली जिसमें जो कुछ लेडीज़ थी वो प्लास्टिक जो बैग होते हैं, रैपर्स होते हैं, उनके बैग्स लेकर बनाए उन्होंने. जो भी हम कुरकुरे और इनके पैकेट्स फेंक देते हैं वो इन कुरकुरे के पैकेट्स को कलेक्ट करते हैं और उससे बैग्स बनाते हैं. एक और ब्रांड आया है अभी शूज़ का, थैली करके, उसमें पॉली बैग्स को यूज़ किया जाता है और उससे शूज़ बनाए जाते हैं. तो इंटेलिजेंट वही है जो अपनी आसपास की चीज़ों को देखता है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखता है और उसको रैशनली यानी लॉजिकली चीज़ों को यूज़ करना शुरू कर देता है. इसका सिंपल एग्जांपल देती हूँ मैं आपको कि पहले के टाइम में किसी ने जब देखा होगा कि सब लोगों को पानी की कितनी दिक्कत होती है,
लोगों को पानी अवेलेबल नहीं होता है, जब वो ट्रैवल करते हैं तो उनको पानी अवेलेबल नहीं होता है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने बोतलों में पानी को बेचना शुरू कर दिया। तो इसको हम क्या करेंगे, कहेंगे कि भाई इंसान के अंदर रैशनल इंटेलिजेंस थी, लॉजिक लगाया उसने और उस लॉजिक के बेस पर उसने कमाना शुरू किया। बिसलरी की ब्रांड्स, आज कितनी वाटर ब्रांड्स हैं और जो इतना पैसा कमा रही हैं। सिमिलरली आप जिन भी लोगों को आसपास देखोगे जिन्होंने इतने बड़े बड़े बिजनेस खड़े कर दिए हैं, उन्होंने कोई ना कोई प्रॉब्लम का सल्यूशन दिया है। और ये उन्होंने कैसे दिया, जब उन्होंने लॉजिकली सोचा, रैशनली सोचा, जब उन्होंने पर्पसफुली सोचा, इफ़ेक्टिवली सोचा कि एनवायरनमेंट को इफ़ेक्टिवली कैसे यूज़ किया जा सकता है, लोगों के साथ जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे डील किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं। गार्डनर डिफाइन इंटेलिजेंस एज द एबिलिटी और स्किल्स टू सॉल्व प्रॉब्लम और टू फैशन प्रोडक्ट्स विच आर वैल्यूड विद इन वन और मोर कल्चरल सेटिंग्स। अब जो गार्डनर थे उन्होंने डिफाइन किया कि जो इंटेलिजेंस होती है वो होता है एबिलिटी या स्किल्स। सिमिलरली मैंने ऊपर आपको यही बताया कि स्किल्स क्या होती हैं, एबिलिटी क्या होती है। पहले इस चीज़ को समझो। स्किल्स होती हैं कि हम कैसे किसी प्रॉब्लम को देख रहे होते हैं, किसी भी समस्या को देख रहे होते हैं और उस समस्या का समाधान हम कैसे निकाल रहे होते हैं। उसमें जो टेक्निक्स लगती हैं वो स्किल्स से आती हैं। स्किल्स हमको जन्मजात नहीं मिलती हैं, बहुत से लोगों को मिल जाती हैं जन्मजात, लेकिन स्किल्स सीखी जाती हैं। जो लोग स्किल्स को सीखते हैं बचपन से उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बहुत इफ़ेक्टिव होती है और वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत लॉजिक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों नॉलेजेस को सीखा जा सकता है, लॉजिकल और स्किल्स को, ताकि इनका यूज़ करके हम इंटेलिजेंट बन सके। और इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि जब आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके अपनी इंटेलिजेंस दिखाते हो तो समाज में कुछ नया इन्वेंशन होता है, हमेशा समाज में कोई नई चीज़ हमें मिलती है। हम अगर आप पूरे वर्ल्ड को अगर एक्सप्लोर करो या जानने की कोशिश करो, जितने भी बिजनेसेस हैं उन सारे बिजनेसेस में प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। जब उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है तो वो बिज़नेस बढ़ने लग जाते हैं। जैसे पहले अटैची आती थी, अब उस अटैची को लेकर जाने में लोगों को दिक्कत होती थी, उसमें किसी ने पहिए लगा दिए, पहिए लगा दिया, आज वही अटैची महंगी बिकती है। आज कंप्यूटराइज अटैची हो गई, उसमें सिस्टम्स आ गए डिफरेंट तरीके के। तो जितनी जितनी प्रॉब्लम्स को जो लोग सॉल्व करते जाएंगे उतने उतने वो इंटेलिजेंट कहलाएंगे, उतने उतने इन्वेंशंस होते जाएंगे। हर कल्चरल सेटिंग्स में जो इंटेलिजेंस है उसमें उसकी वैल्यू होती है और उसकी वैल्यू के हिसाब से वो लोग जितने भी इन्वेंशंस करते हैं दैट्स बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस, वो इंटेलिजेंस के बेस पर ही होती है। इसीलिए ऊपर जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था एम्प्लॉई का और जो इंटरव्यूज़ के एग्जांपल दिए थे, ये आप ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में भी पढ़ोगे कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो कंपनीज होती हैं, वो क्यों ऐसे एम्प्लॉयज़ को हायर करती हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, जिनका एप्टीट्यूड हाई होता है, जिनका आईक्यू हाई होता है, इमोशनल क्वेश्चन हाई होता है। क्योंकि अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली उस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए आपके अंदर उतनी इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए, आपको डील करने आना चाहिए चीज़ों से। अगर आप प्रॉब्लम्स को डील नहीं कर पा रहे हैं तो वो कंपनी वाले आपको नहीं रखेंगे, निकाल के फेंक देंगे बाहर। ही यूज़ द टर्म मल्टीपल इंटेलिजेंस। जो गार्डनर थे उन्होंने एक टर्म यूज़ किया मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उन्होंने डिफरेंट तरीके की इंटेलिजेंस के बारे में बोला, एडवोकेट किया, जिसमें जो 8 टाइप की इंटेलिजेंस जो उन्होंने बोली, जैसे लिंग्विस्टिक। अब ये लिंग्विस्टिक क्या है? लिंग्विस्टिक का मतलब है कि जो लोग एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस को बोलते हैं, उनको समझ में आ जाता है कोई भी लैंग्वेज। जैसे मैं आपको मेरा एग्जांपल दूँ, मुझे लैंग्वेजेस में बहुत शौक था, लैंग्वेजेस को पढ़ने का।
तो शुरू शुरू में जब मैं एमए कर रही थी तो आई डिसाइडेड कि आई विल गो विद द हिंदी लिटरेचर। फिर मैंने हिंदी लिटरेचर में एमए किया, फिर मैंने साइकोलॉजी में एमए किया, उसके बाद मैंने जर्मन लैंग्वेज सीखी, उसके बाद मैंने फ्रेंच लैंग्वेज सीखी। उसके बाद अगर मेरा बैकग्राउंड देखा जाए तो जो मेरे पेरेंट्स थे वो सिंधी लैंग्वेज बोलते थे, तो मुझे सिंधी लैंग्वेज भी आ गई। उसके बाद जो मेरी रिलीजियन लैंग्वेज है, जिस जिस उसमें मैं अपने रिलीजन प्रैक्टिसेस करती हूँ, दैट इज़ द पंजाबी लैंग्वेज। वो हम गुरमुखी में करते हैं। जहाँ हम रहते हैं वहाँ हम राजस्थानी बोलते हैं। तो इस तरीके से मैंने एक्सप्लोर किया डिफरेंट लैंग्वेज को। यहाँ पे संस्कृत पढ़ना, क्योंकि राजस्थान में संस्कृत पढ़ना ज़रूरी होता है, तो संस्कृत लैंग्वेज को एक्सप्लोर किया मैंने। मैं संस्कृत में अभी भी अपना रिसर्च वर्क कर रही हूँ। मैं संस्कृत श्लोकास के ऊपर अपना रिसर्च वर्क कर रही हूँ कि कैसे जो ये श्लोक्स हैं हमारी लाइफ में इम्पैक्ट डालते हैं। तो लिंग्विस्टिक वो लोग होते हैं जिनको वर्ड्स इजीली समझ में आ जाते हैं, उनके मीनिंग समझ में आ जाते हैं, उनकी वोकैब उनको जल्दी याद हो जाती है। अब ये लैंग्वेज इंटेलिजेंस ज़रूरी नहीं है कि किसी एक मतलब लैंग्वेज में हो, ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में हो समझ में आ जाता है उनको। तो किसी में लिंग्विस्टिक जो अप्रोच होती है, इंटेलिजेंस होती है, ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। जिनमें ये अप्रोच ज़्यादा होती है वो लैंग्वेज के मामलों में कुछ नया करते हैं, कुछ लॉजिकल करते हैं। जिनमें कम होती है वो दूसरे एट्रीब्यूट्स में करते हैं या दूसरी इंटेलिजेंस में करते हैं। दूसरा आता है आपका लॉजिकल मैथमेटिकल। ये वो लोग होते हैं जो एनालाइज जल्दी कर लेते हैं। मैथमेटिक्स का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग्स, कि जितने भी प्रॉब्लम्स मैथमेटिक्स में होते हैं वो लॉजिक से रिलेट करते हैं। ये लोग लॉजिक्स जल्दी लगाते हैं। ये लोग अधिकतर लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में काम करते हैं। अब ये लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट क्या होता है? क्योंकि उनको लॉजिक्स बहुत लगाने पड़ते हैं। लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होते हैं जो किसी भी कंपनी में लॉजिस्टिक एरियाज़ को संभालते हैं। वो लॉजिक्स लगाते हैं, चीज़ों को एनालाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, मैथ्स ऑपरेशंस जल्दी करते हैं वो। तो वो लॉजिकल मैथमेटिकल में आता है। फिर आता है स्पेशल इंटेलिजेंस। स्पेशल इंटेलिजेंस के अंदर वो लोग आते हैं जो ग्राफ बहुत जल्दी समझ जाते हैं। मुझे नहीं समझ में आते हैं ग्राफ, मुझे थोड़ी दिक्कत होती है ग्राफ्स को समझने में। जो इंटरप्रिटेटिंग होते हैं, जो शेप्स को जल्दी समझ लेते हैं, लोकेशंस को जल्दी समझ लेते हैं, डायरेक्शंस को जल्दी समझ लेते हैं, साइज़ उनको समझ में आ जाती है। तो मुझे थोड़ा इस एरिया में प्रॉब्लम होती है, समझ में आ जाता है बट स्पेशल इंटेलिजेंस में आई हैव अ लिटिल बिट इशू। बाकी मेरा लॉजिकल और लिंग्विस्टिक दैट इज़ वेरी परफेक्ट। मुझे बेसिकली डायरेक्शंस और लोकेशंस में थोड़ा इशू होता है, अदरवाइज आई एम गुड इन अदर थिंग्स। दूसरा है म्यूज़िकल। म्यूज़िकल में वो लोग होते हैं जिनको रिदम समझ में आती है, जिनको म्यूज़िक समझ में आता है, जिनको टोन समझ में आती है, जिनको रस समझ में आता है। ऐसे जैसे लता मंगेशकर हो गई, उन्होंने आपने उनकी आवाज़ सुनी होगी, कितनी सुरीली है। वो रिदम को समझती हैं, वो म्यूज़िक स्केल्स को समझती हैं। उसके अलावा जो डीजेज होते हैं, जो म्यूज़िक को कंपोज करते हैं, जो म्यूज़िक को लिखते हैं, उनके अंदर भी म्यूज़िकल इंटेलिजेंस होती है। आजकल एक नया ट्रेंड चला है, मैंने देखा है पेड़ों से भी म्यूज़िक बनाया जा रहा है आजकल। मशरूम म्यूज़िक आजकल फेमस हुआ है। देयर इज़ डिफरेंट म्यूज़िक ऑल्सो। आजकल एक इंस्ट्रूमेंट भी आया है कि अगर आप उसको पेड़ों की पत्तियों पर लगाओगे तो वो इंस्ट्रूमेंट पेड़ों के अंदर जो म्यूज़िक है उसको बजाना शुरू करता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट भी उन लोगों ने बनाए हैं जिनके अंदर म्यूज़िक नॉलेज है बहुत ज़्यादा। उसके बाद आपका आता है बॉडीली कैनेस्टिक इंटेलिजेंस। इसमें वो लोग आते हैं जो जिनके भाव
हाव भाव जो होते हैं, जो इमोशनली एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को, जैसे डांसर्स हो गए। आपने देखा होगा कि जो डांसर्स होते हैं अपने बॉडी मूवमेंट से पूरी चीज़ें एक्सप्रेस कर देते हैं। बूगी वूगी में देखा, हमारे टाइम में बूगी वूगी होता था, आपके टाइम में इतने छोटे बच्चों के कॉन्सर्ट आते हैं जिसमें आप देखते हो कि छोटे बच्चे अपने हाव भाव कैसे प्रकट करते हैं। जैसे कथक डांसर्स होते हैं, किस तरीके से अपने हाव भाव को प्रकट करते हैं। एक्टर्स होते हैं, कितने इमोशंस को एक्सप्रेस कर देते हैं अपने एक्टिंग के थ्रू। आपको रुला देंगे, आपको हंसा देंगे। उसके बाद क्राफ्टमैन होते हैं, एथलीट्स होते हैं, सर्जन्स होते हैं। ये सब भी बॉडीली कैनेस्टिक इंटेलिजेंट में आते हैं। उसके बाद है आपका इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इसके अंदर आपका आता है जिनमें इंट्रापर्सनल वो लोग होते हैं, सॉरी इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल वो लोग होते हैं जिनमें कम्युनिकेशन करने की, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जिनके अंदर अच्छा होता है, जो अच्छे लिसनर्स होते हैं, जो दूसरों की बातों को जल्दी समझ जाते हैं, जो इसको इंटरपर्सनल लोगों को सेल्स में आपने देखा होगा कि जो दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करके फटाफट सेल्स निकाल देते हैं। जो LIC वाले एजेंट्स होते हैं, कैसे वो अपनी स्किल्स को यूज़ करके LIC पॉलिसीज़ लेते हैं, तो वो इंटरपर्सनल स्किल्स में आता है। अब इंट्रापर्सनल स्किल्स में वो लोग आते हैं जो अपने आप को समझते हैं, और जो इंसान अपने आप को समझ जाए वो दूसरों को तो वैसे ही समझ जाएगा। फिर है आपका नेचुरलिस्टिक, जो है उसमें वो लोग आते हैं जो एनवायरनमेंट को समझते हैं, जो एनिमल्स को समझते हैं, जो प्लांट को समझते हैं। वो लोग आते हैं आपके नेचुरलिस्टिक में। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये 8 इंटेलिजेंस सबके अंदर बराबर बराबर लेवल में भी हो सकती है। किसी के अंदर ज़्यादा हो सकती है, किसी के अंदर कम हो सकती है। जैसे मैंने बताया कि मेरे अंदर लिंग्विस्टिक नॉलेज ज़्यादा है। आई हैव गुड म्यूज़िकल नॉलेज ऑल्सो। आई हैव गुड बॉडी कैनेस्टिक नॉलेज ऑल्सो। आई हैव गुड इंटरपर्सनल नॉलेज ऑल्सो। आई एम अ नेचुरलिस्टिक ऑल्सो। तो किसी में कोई भी इंटेलिजेंट कम या ज़्यादा हो सकती है, और किसी में सारी ही हो सकती हैं बैलेंस्ड वे में। Through the first attempt to measure intelligence was made by Sir Francis Galton, a more scientific approach was developed by Alfred Binet, a French psychologist. तो थ्रू द फर्स्ट अटैम्प्ट टू मेजर इंटेलिजेंस, जब पहले पहले इंटेलिजेंस को मेजर करने की बात आई थी, तो ये सर फ्रांसिस गैल्टन ने इसके ऊपर काम किया था। उसके बाद जो दूसरे साइकोलॉजिस्ट थे, अल्फ्रेड बिनेट, एक फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने काम किया 1905 में। बेनेट गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज। जो बेनेट थे उन्होंने मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया। मेंटल एज कैसे निकाली जाती है, जब हम नीचे ये जो है वेक्सलर के जो टेस्ट है ना उनके बारे में पढ़ेंगे, तो मैं वहाँ पे आपको बताऊँगी कि मेंटल एज कैसे निकाली जाती है, इसका क्या प्रोसीजर होता है। which refers to an individual's level of mental development related to the environment which he or she lives. अब मेंटल एज एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी जो इंडिविजुअल होता है वो जिस तरीके के एनवायरनमेंट में रहता है उस हिसाब से वो अपनी दिमाग की एज को बढ़ाता है। तो हमारी जो मेंटल एज होती है वो हमारी क्रॉनिकल एज से कम या ज़्यादा हो सकती है। क्रॉनिकल एज होती है जो हमारी बॉडी की एज जो होती है, जैसे आपकी बॉडी की एज होगी 8 साल। अब आपका जो दिमाग है वो आपकी बॉडी से आगे काम कर सकता है, आपकी बॉडी की एज से ज़्यादा सोच सकता है, वो हो गई आपकी मेंटल एज। तो हमारी 2 तरीके की एज होती हैं, एक हो गई मेंटल एज, एक हो गई क्रॉनिकल एज। The term intelligent quotient IQ was first devised by William Strain, a German psychologist in 1912। तो पहले जो IQ का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो विलियम स्ट्रेन ने दिया था, जो कि एक जर्नल साइकोलॉजिस्ट थे। ये इन्होंने 1912 में दिया था। इसका एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें बहुत सारे वैसे बन सकते हैं
कि मेंटल एज किसने बोला, मल्टीपल इंटेलिजेंस कौन से साइकोलॉजिस्ट ने दिया। तो इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस आप बना लेना, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। IQ is defined as IQ is defined as mental age divided by chronicle age and मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये IQ है वो कैसे निकाला जाता है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन कैसे निकाला जाएगा कि कोई भी इंसान कितना इंटेलिजेंट है, तो उसको निकालने के लिए ये आपका इक्वेशन दे रखा है यहाँ पे। इस इक्वेशन से आप इसको निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ द मेंटल एज ऑफ अ चाइल्ड इज़ 12, किसी बच्चे की मेंटल एज कितनी है 12 है, और क्रॉनिकल एज कितनी है 8 है। बच्चा है 8 साल का लेकिन दिमाग उसका 12 साल के बच्चे जितना है। देन IQ ऑफ दैट चाइल्ड बी, तो उसका IQ कितना होगा 150 होगा। ये कैसे निकाला है, इस इक्वेशन से आप इसको करके देख लेना तो ये निकल जाएगा। द इंटेलिजेंट टेस्ट डेवलप्ड बाय बिनेट वॉज रिसीव सबक्वेंटली एंड इन 1916 the test was given the name of Stanford Binet test of intelligence। the intelligent test developed by, जो intelligent test था वो डेवलप किया गया था बिनेट के द्वारा, रिसीव बाय सब्सक्वेंटली रिवाइज बाय सब्सक्वेंटली, जिसको आप रिवाइज कर सकते हो जितनी बार चाहे तब कर सकते हो। एंड इन 1916 द टेस्ट वॉज गिवन द नेम ऑफ स्टैनफोर्ड, और 1916 में इस टेस्ट को नाम दिया गया स्टैनफोर्ड बेनेट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंट, ये जो एक सबसे पॉपुलर टेस्ट है इंटेलिजेंस का वो है वेक्सलर का इंटेलिजेंट टेस्ट, जो दोनों के लिए किया जाता है, बच्चों के लिए भी किया जाता है और बड़ों के लिए भी किया जाता है। एडल्ट्स के लिए इस टेस्ट को बोला जाता है WAIS, वेक्सलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल्स, और बच्चों के लिए जो किया जाता है उसको बोला जाता है WISE, इसको बोला जाता है वेक्सलर इंटेलिजेंस स्केल्स फॉर चिल्ड्रन। अब इन दोनों के बारे में आपको बता देती हूँ कि ये दोनों क्या है। तो जो आपका पहला टेस्ट जो है वो 6 से 16 साल के बच्चों के लिए किया जाता है, और इसका न्यू वर्जन 2014 में आ चुका है। ये आप इस टेस्ट को गूगल करके देख सकते हो कि इसमें क्या किया जाता है। बेसिकली इसमें जो बच्चा होता है उसकी कॉग्निटिव स्किल्स को देखा जाता है कि कोई भी बच्चा कैसे बात करता है, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन कैसा है, कैसे बोलता है, किस तरीके से वो शब्दों का यूज़ करता है, कैसे उसकी मेमोरी वर्क करती है, कैसे स्पीड प्रोसेसिंग होती है, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। इसके लिए इस टेस्ट के अंदर डिफरेंट पजल्स को यूज़ किया जाता है, आंसर्स क्वेश्चंस किए जाते हैं, कंप्लीटिंग सीक्वेंस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, एवरेज इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं। तो डिफरेंट तरीके की चीज़ों का यूज़ किया जाता है किसी भी बच्चे की इंटेलिजेंस को नापने के लिए। तो इसमें मैं आपको एक एग्जांपल मैं बता देती हूँ। जैसे जो बच्चा है, जैसे उसकी बुद्धि थोड़ी कम चलती है, जिसको हम मंद बुद्धि बच्चा बोलते हैं, जिसको ऑटिज़म होता है, तो कैसे पता लगाया जाता है कि इस बच्चे को ऑटिज़म है या इस बच्चे को लिखने पढ़ने में इशू है, रीडिंग राइटिंग इश्यूज़ हैं इन बच्चों को। तो जब उन बच्चों को वर्बल कॉम्प्रिहेंशन दिए जाते हैं कि कितना वो लैंग्वेज को पकड़ पाते हैं, तो वहाँ पे पता चल जाता है कि इसको लैंग्वेज इशू है, रीडिंग राइटिंग इशू है बच्चे को। जब उनको सीक्वेंस कंप्लीट करने के लिए दिए जाते हैं तो वहाँ समझ में आ जाता है बच्चे को सीक्वेंस नहीं समझ में आ रहे हैं, तो वहाँ से बच्चे की मेंटल एज पता चल जाती है ना, कि बच्चे का शरीर तो बढ़ रहा है, उसके शरीर की एज बढ़ रही है, लेकिन जो उसकी मेंटल एज है वो बढ़ ही नहीं रही है बच्चे की। तो जब मेंटल एज बढ़ेगी ही नहीं तो वो बच्चे की मेंटल एज कम रहेगी, बच्चे की क्रॉनिकल एज बढ़ती रहेगी।
तो वहाँ से पता चल जाता है कि बच्चे के अंदर बहुत सारे इश्यूज़ हैं। सिमिलरली एडल्ट के साथ भी ऐसी ही चीज़ें की जाती हैं, सेम है दोनों टेस्ट, लेकिन टेस्ट करने का तरीका जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। एडल्ट के साथ अलग होता है, बच्चे के साथ अलग होता है। अब जब मैं स्कूल में बच्चों के साथ ये टेस्ट किया करती थी, व्हेन आई वाज वर्किंग एज अ स्पेशल एजुकेटर, वहाँ पे हम लोग गेम्स यूज़ किया करते थे बच्चों के इंटेलिजेंस का पता लगाने के लिए। बच्चे किस तरीके से गेम के ऊपर रिएक्ट करते हैं, कितना इवेल्युएट करते हैं, कितनी स्पीडली रिस्पॉन्ड करते हैं उस चीज़ के ऊपर, कैसे उन टास्क को परफॉर्म करते हैं जो हम उनको देते हैं। तो हम लोग भी इन चीज़ों को स्कूल में करवाते थे। और ऐसी चीज़ों को करने से बच्चे का जो इंटेलिजेंट लेवल है, अगर बच्चे ऐसे टास्क परफॉर्म करते हैं तो इमोशनल क्वेश्चंट बढ़ने लगता है, उनकी मेंटल एज बढ़ने लगती है। लास्ट में आते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इंटेलिजेंट टेस्ट आर ऑफ टू काइंड्स, इंडिविजुअल टेस्ट एंड ग्रुप टेस्ट। ये दो तरीके के होते हैं, इंडिविजुअल और ग्रुप। नाम से ही क्लियर है, इंडिविजुअल यानी इंडिविजुअल के साथ परफॉर्म किया जाएगा, ग्रुप टास्क पूरे ग्रुप के साथ परफॉर्म किया जाएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ग्रुप वाला मैं करवाती थी बच्चों को जब आई यूज़ टू वर्क एज ए स्पेशल एजुकेटर इन अ स्कूल। तो हम लोग क्या करते थे, हम जैसे एक क्लासरूम में जाते थे, उस क्लासरूम के अंदर हम वी यूज़ टू डिस्ट्रीब्यूट द गेम्स, और हम उनको इंस्ट्रक्शंस दिया करते थे कि आपको ऐसे ऐसे इस गेम को खेलना है। तो जो इंटेलिजेंट टेस्ट या जो परफॉर्मेंस होती थी वो पूरे ग्रुप की देखी जाती थी। सिमिलरली अगर यही चीज़ किसी एक बच्चे के साथ की जाती है, जैसे स्कूल के अंदर जो काउंसलर होता है वो इंडिविजुअली, आई यूज़ टू वर्क एज अ एजुकेटर, स्पेशल एजुकेटर, और जो काउंसलर होता है वो कभी भी क्लासरूम में जाके नहीं टेस्ट करता है। व्हाट दे डू, दे कॉल एनीवन इंडिविजुअली और फिर ये टास्क को परफॉर्म करता है उनके साथ। So an individual test of intelligence can be administered to a single individual। ये किसी सिंगल इंडिविजुअल के साथ होगा और वो ग्रुप के साथ होगा, बता ही दिया मैंने। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आइटम्स, इंटेलिजेंट टेस्ट आर वर्बल, नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट। जो इंटेलिजेंट टेस्ट होते हैं मैंने बता दिया था आपको कि ये वर्बल भी हो सकते हैं, मुंह से बोले जाने वाले इंस्ट्रक्शंस जिसमें होते हैं। नॉन वर्बल हो सकते हैं ये, कि जिसमें नॉन वर्बली इंस्ट्रक्शंस होते हैं। परफॉर्मेंस टास्क हो सकते हैं, जैसे मैं गेम्स करवाती थी, दैट वाज रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस टास्क। और वर्बल टेस्ट रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिटर्न वर्ड। वर्बल टेस्ट में ऑब्वियसली आपको रिटर्न टेस्ट देना पड़ता है, जिसको इलिटरेट लोग नहीं परफॉर्म कर सकते हैं, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है वो इसको परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हो गया आपका नॉन वर्बल टास्क, इसके अंदर पिक्चर्स और इल्यूस्ट्रेशन आती हैं, जिसको लिटरेट और इलिटरेट दोनों लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपका ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। होप आपको ये चैप्टर, सॉरी नॉट चैप्टर, मिस्टेकनली आई सेड, टॉपिक ख़त्म होता है आपका यहाँ पे। होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया। अगर इस टॉपिक में आपको कोई दिक्कत होती है, कुछ समझ में नहीं आता, तो आप मुझे लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड लीव द कमेंट ज़रूर लीव कीजिए कि आपको कैसा लगा। तो वहाँ से मुझे पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है, या मेरे को किस और तरीके से आपको समझाना चाहिए। इफ़ यू लीव द कमेंट दैट वुड बी रियली नाइस। अगर आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हो मेरे साथ, तो नए वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा इजी हो जाएगा कि आपके लिए मैं किस तरीके के वीडियोस बनाऊँ। कुछ बच्चों ने अपनी प्रॉब्लम्स यहाँ पे लिखी हैं, डेफिनेटली मैं उस पर काम करने वाली हूँ। उस तरीके के वीडियोस ज़रूर आएंगे, बट बी पेशेंट, क्योंकि एक चीज़ को मुझे भी थोड़ा समझना पड़ता है कि आपको किस तरीके से समझाऊँ। आई ऑल्सो समटाइम नीड टू डू माई रिसर्च, तो थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे वीडियोस बनाने में, बट आई एम श्योर मैं सारे वीडियोस यहाँ पे डाल दूँगी। और जो जो सजेशंस आप बच्चे मेरे को दे रहे हो वो सारे वीडियोस आपको अवेलेबल होंगे, बट थोड़ा टाइम लगेगा। सो बाय फॉर नाउ, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।